अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज एक बार फिर से बलोचिस्तान गुफ्तगू का महवर बन गया। DG ISPR और वज़ीर आला बलोचिस्तान की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ऐसे सवालात उभर कर सामने आए जिन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। उनका कहना था कि 100 के करीब अस्करी पसंदों ने हथियार डाल दिए। ये एक नया रुझान है कि रियासत अब बलोचों को वापस लाने का दरवाज़ा खुला छोड़ रही है और ये सोच मस्बत भी है, खुश आइंद भी है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और ये वाक़या जंग बंदी के लिए बड़ा धचका है जो अक्टूबर में कतर और तुर्किया की सालिसी के बाद बड़ी मुश्किल से कायम हुई थी। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई बिला इश्तियाल थी। असल मसला ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मुफाहमती अमल शुरू हुआ था वो एक बार फिर रुक गया है। अच्छा, टर्की के जो मुज़ाकरात हैं उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद वो आना चाहते थे मुज़ाकराकार, उसके बाद जो अफगानिस्तान के अफगान तालिबान उनके अदम ताउन की वजह से आपको याद होगा वो जो दौरा था वो नहीं हो सका था। फिर रियाद में होने वाली जो हालिया मुलाकात है वो भी आपको याद होगी, उसमें भी कोई रिजल्ट, कोई नतीजा नहीं निकला था। अब ये सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर है, बड़ा वाज़ेह करती है कि जो अमन का अमल है वो रुक गया था। अच्छा, TTP की हम बात कर लें, BLA की बात करें, ये सब गिरोह अफगानिस्तान में बैठ कर पाकिस्तान पर हमले करते हैं और यहाँ पर जो इनके लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनकी जहन साजी की जाती है, उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी इस्तेमाल हो जाते हैं जो समझबूझ नहीं रखते हैं। अच्छा, इन मसाइल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं नवाबज़ादा मीर जमाल खान रईसानी, मेंबर कौमी असम्बली हैं और बहुत ही मेरे ख्याल से यंग एज में आगे आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे जनरल साहब स्टूडियो में आते हैं लेकिन आज हम जूम पे ही आपको सुनेंगे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी इजाज़त से मैं ज़रा जमाल खान रईसानी साहब से शुरू करना चाहूँगी। आज सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ आप भी थे और उसमें बलोचिस्तान के जो तमाम इशूज़ हैं उनको हाईलाइट किया गया और सबसे बड़ी बात जो मुझे उसमें समझ आई कि उसमें, बल्कि आप इस पर ज़्यादा रोशनी डालिएगा क्योंकि आप एक यंग सियासतदान हैं, एक शहीद के बेटे हैं और आपका पीछे पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड भी रहा है, लेकिन चूंकि कम उम्र के जो लोग हैं, जब नौजवान आगे आते हैं, पढ़ लिख कर आते हैं और आपकी तो बल्कि जो आपकी डिग्री है वो भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ही है और आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। अभी जो रिकन्सिलिएशन के हवाले से बात हो रही है, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन, ये आपको लगता है कि वाकई अशद ज़रूरत थी, इस पर काम होगा? बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपको अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए जी, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। आईने पाकिस्तान के बाद, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक दूसरा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं। ठीक है। उसमें आपके मिक्स्ड अप्रोचेस हैं, काइनेक्ट अप्रोच भी है और नॉन काइनेक्ट अप्रोच भी है। काइनेक्ट अप्रोच जो है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वो हर वक्त शहादतें भी दे रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुहाफिज भी हैं। दूसरे जो कंडीशंस हैं, क्लॉजेस हैं, उस पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो एन एक्टर, ऑडियंस, द पॉपुलेशन, द जनरल पब्लिक इज़ ऑल्सो एन एक्टर, पार्लियामेंटेरियंस एंड ब्यूरोक्रेसी आर ऑल्सो एक्टर्स। उसका क्लॉज नंबर 10 कहता है रिकन्सिलेशन इन बलूचिस्तान। तो 2 दिन पहले एक कलदम तंजीम के कमांडर ने, नूर अली चाकरानी ने, अपने 100 से ज़ायद साथियों समेत उन्होंने सरेंडर की। वी वेलकम देम, क्योंकि उन्होंने हल्फ भी उठाया कि वो इस रियासत को तस्लीम करते हैं, वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। क्योंकि मैं एक शहीद का बेटा हूँ, मैंने और हमारे लोगों ने बलूचिस्तान में बहुत सारे हमने नुकसान उठाए इसी जंग, लाहासिल जंग जो हम कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान का जो किस्सा है, कहानी है, जो स्टोरी है, वो रिकन्सिलेशन की तरफ बढ़े। ठीक है। लेकिन इसमें वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड अगेन कि जो ग्रोह रियासत के खिलाफ अगर वो बंदूक उठाती है तो रियासत उसे आईनी हाथों के साथ निपटेगा। ठीक है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान इज अबव ऑल एंड एवरीथिंग और वो वापस नेशनल साइकिल में आना चाहते हैं, जो हथियार फेंक देते हैं, जो हथियार फेंकते हैं, बिल्कुल जी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान का जो नेगोशिएशन है, रिकन्सिलेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। जनरल साहब, बड़ी अच्छी बात की नवाबज़ादा मीर जमाल खान रईसानी ने, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी बुगटी साहब की जिसमें ये भी साथ तशरीफ़ रखते थे और रिकन्सिलेशन के हवाले से मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक स्टेप है। इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ दहशतगर्द जो गिरोह हैं, कुछ लोग हैं जो कि कौमी धारे में शामिल हुए। आप तो चूँकि इन तमाम एरियाज़ में सर्व भी कर चुके हैं अपने रिटायरमेंट से पहले, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि कितना ये एक अगर नफ्सियाती तौर पे देखा जाए, साइकोलॉजिकली देखा जाए कि जब ये लोग बंदूक उठाते हैं रियासत के ख़िलाफ़
और फिर जब इनको एहसास होता है कि रियासत तो माँ जैसी है, और देखिए माँ होने का सबूत देती है रियासत के, बड़े दिल के साथ इनको वार्मली वेलकम किया जाता है कि चले ठीक है, इनको एहसास हुआ है, कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, ये हथियार बंदूक को फेंकना चाहते हैं, तो रियासत भी माँ का सबूत देती है, बड़े दिल के साथ इनको गले लगाती है, इनको दोबारा मौका देती है, दोबारा इन पर एतमाद किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि दहशतगर्द उस टाइम पे जब हथियार फेंकता है तो क्या जो नफसियाती मराइल है जिनसे गुजरता होगा और दोबारा फिर कौमी धारे में शामिल होता है? जी डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और रईसानी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। इट इज ऑलवेज अ प्लेयर इनके साथ बैठ के। इनके वाले साहब सिराज साहब की जो शहादत है उसको हम सैल्यूट करते हैं, और ये वो लहू है हमारे शोहदा का, चाहे वो जो पाकिस्तानी शोहदा का, जिनको क़यामत के दिन हमने जवाबदेही करनी है जी उन्होंने हमसे, कि जिस मुल्क के लिए, जिस सरजमीन के लिए हमने कुर्बानियां शहादतें की हैं, उसके लिए आपने किया क्या है। तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टेप। इनकी रूह भी सेटिस्फाइड होगी कि स्टेट इज मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, इंसर्जेंसीज में जब स्टेट के साथ लड़ते हैं इंसर्जेंट्स, तो न स्टेट जीतती है और न इंसर्जेंट जीतता है, जीतता कोई और है। देयर इज अ थर्ड पार्टी। बड़ी गहरी बात की आपने जी, जो आपको नजर नहीं आ रहा। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। अब कुछ लोग हैं जो विटिंगली शामिल हो जाते हैं, कुछ अनविटिंगली शामिल हो जाते हैं, बट हैविंग सेड दैट, साइकोलॉजिकली देखे ना, उनको तो एक प्रोटेक्शन चाहिए। हर इंडिविजुअल को अपनी अपनी आइडेंटिटी चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, अपनी सोशल वेल बीइंग चाहिए, उसको रिकॉग्निशन भी चाहिए किसी ना किसी जगह पे। स्टेट बिल्कुल माँ की तरह होती है, बट स्टेट के जो इश्यूज हैं अगर फर्ज करें तो उनको भी एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। नेशनल एक्शन प्लान की अभी रईसानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की। नेशनल एक्शन प्लान वो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम बार बार गो बैक। देखिए, मिलिट्री फोर्सेस जो है, शहादतें भी हैं, कुर्बानियां भी, हम खुद रहे हैं फौज में। ये उनकी शहादतों को और कुर्बानियों को जो नेशनल विक्ट्री है ना, नेशनल विक्ट्री वो सिर्फ सेटिस्फाई कर सकती है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। जब वो हो जाएगी तो ये सारी कुर्बानियां बहुत छोटी लगेंगी, और इसी के लिए ये नेशनल विक्ट्री के लिए दी जाती है। अब हमें चाहिए ये कि अगर ये अभी लोग शामिल हुए हैं, वापस आए हैं, तो जिन अवामिल की वजह से ये गए थे, उन अवामिल को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। देखिए, ये पहले आए, फिर चले गए, फिर वापस आए, उनको एड्रेस करना। मैं तो कहूंगा जिस रीजन में ये आए हैं, जिस इलाके से भी ये आए हैं ये लोग, जिन वजह, उसको मॉडल के तौर पे और चैलेंज के तौर पे ले लेना चाहिए, और अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उसको एक मॉडल एरिया बना देना। देखिए ना, जितनी भी इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटीज है ना, ये बैटलफील्ड में कम पैदा होती हैं, और इन द कॉरिडोर्स ऑफ बैड गवर्नेंस ज्यादा पैदा होती है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, उसका तदारुक करना जरूरी है जी। और मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को सलाम पेश करता हूं, खासतौर पे बलूचिस्तान की, कि जिन्होंने ओनरशिप दी है। जब आप ओनरशिप वॉर को पॉलिटिकल साइड पे आ जाएगी, विच इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, तो आई थिंक दैट विल हैव मोर इफेक्ट। मिलिट्री 30 to 40% ऑफ रिस्पॉन्स होता है जी, ये याद रखिएगा, एंड दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स से इसको आगे लेके जाना है। जब ये पॉलिटिशियंस इन चीजों में आते हैं, आज आई वाज हैप्पी टू सी द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द यंग एमएनए, जो आपके मेहमान भी बैठे हुए हैं। तो ऑनेस्टली बताऊं, एज अ मिलिट्री जनरल एंड एज मिलिट्री सोल्जर ऑफ पाकिस्तान, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये हैं लोग जिन्होंने वॉर को आगे लड़ना है, एंड ऑफ कोर्स पूरा इदारा, पूरे कौम जो है वो इनके साथ खड़ी है। बलूचिस्तान जी पाकिस्तान है और पाकिस्तान बलूचिस्तान है, there's no doubt। बहुत प्यारी बात। चलिए, आपकी बात को आगे लेके बढ़ती हूँ। तो जमाली बताइएगा कि अगर हम बलूचिस्तान की जंग की बात करें, जिसके जनरल साहब ने पॉइंट रेज किया, ये सिर्फ अस्करी नहीं है। अगर हम बात करें, मुआशी भी है, सियासी भी है, समाजी भी कह लें आप इसको, नफ्सियाती कह दूं तो भी गलत नहीं होगा। तो इसके तदारुक के लिए अब हुकूमत मजीद क्या कर सकती है? देखिए डॉक्टर साहब, पहले जंग को समझने की जरूरत है कि जंग आई कहाँ से। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मैं जो हमारे क्योंकि आप उस इलाके की तर्जुमानी करते हैं, आप तो बल्कि आप पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझा सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके ऑडियंस के लिए भी अच्छा होगा कि इस जंग को हम समझें कि जंग किस चीज़ का है। एक तरफ ये इंसर्जेंट्स कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं कि हम बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर जंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम स्कूल्स बनाते हैं, टावर्स, नेटवर्क्स देते हैं, उनको डिमोलिश करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, रोड्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये कतन मतलब ये नहीं है कि जो दहशतगर्दी है उसको जो नॉन स्ट्रक्चरल वायलेंस है वो सप्लीमेंट नहीं करता। वायलेंस के 3 तरीके होते हैं। डायरेक्ट वायलेंस, जो कि हमारे APS के बच्चों को दहशतगर्द शहीद करते हैं, हमारे
नौजवानों को, फोर्सेस को शहीद करते हैं, वो डायरेक्ट वायलेंस है। स्ट्रक्चरल वायलेंस पे हमने बहुत कम फोकस की है। उसमें क्या होता है, उसमें हमने लोगों को शायद उनकी जो हकूक है, अनएलिनेबल राइट्स, एजुकेशन हुआ, यूथ एम्पावरमेंट हुई, यूथ इंगेजमेंट हुई, हेल्थ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, शायद उस पर हमने ज़्यादा फोकस नहीं की। और कल्चरल वायलेंस क्या होता है, कल्चरल वायलेंस उसको हम देख नहीं सकते। उसमें ये होता है कि आप डायरेक्ट वायलेंस और स्ट्रक्चरल वायलेंस दोनों को आप उससे का इस्तेमाल करके जस्टिफाई कर सकते हैं। आजकल BLA जैसे तंजीम, कलादन तंजीम इसी स्ट्रक्चरल वायलेंस को इस्तेमाल करके अपने डायरेक्ट वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी लोगों की कमजोरियों को कैश करवाने की कोशिश की जाती है, उनकी जो वीक पॉइंट्स हैं उनको पहले समझा जाता है और फिर उसको कैश करवाने की कोशिश करते हैं अपने मुफादात के लिए। तो बलूचिस्तान हुकूमत ने क्या की, हमारा जो टारगेट है, सबसे पहले हमने ये किया कि वी डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन, ठीक है। इससे पहले ये हुआ कि हमने कहा कि ये जंग सिर्फ हमारे पाक अफवाज की है, लेकिन अब हमें ये समझना होगा ये कि पाक अफवाज की अकेले की जंग नहीं है। इसमें हुकूमत भी एक एक्टर है, इसमें आपके ऑडियंस भी एक्टर है, बाकी मुफ्त इवन मीडिया इज पार्ट ऑफ इट। हमने क्या करना है, जो पहाड़ों की तरफ उन्होंने रुख किया, एक्सट्रीम पे गए हैं, उनको शायद हम वापस ना ला सके, लेकिन जो हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, खासतौर पर नौजवान, दे आर इन ग्रे स्ट्रक्चर, तो उसे हमें स्ट्रेट की तरफ कैसे लाना है, उसे इंगेज करने की जरूरत है हमें। उसके लिए हमने यूथ पॉलिसी बनाया, बलूचिस्तान का पहला यूथ पॉलिसी। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी ड्राफ्टिंग दैट यूथ पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ UN, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वी इंटरव्यूड मैनी। लेकिन उसमें यह है कि वी वांट द यूथ टू बी ऑन द सेम टेबल वेयर इनपुट्स उनके लिए डिसीजन मेकिंग होती है, और ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि हम इन्हें इंगेज करें, एक नॉर्मलिटी की तरफ हम बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा नौजवान है वो इन एक्सट्रीम डायरेक्शंस है उसकी तरफ डिरेल ना हो सके। जी ठीक है जी, ये तो बड़ा अच्छा आप एक प्लान बता रहे हैं जी। जाना साहब, इस पर अगर आपको कमेंट करना चाहें तो ज़रा कीजिएगा, फिर मैं ज़रा आगे बढ़ती हूँ। जी बिल्कुल, आई थिंक एज आई सेड, जब पॉलिटिकल ओनरशिप मिलती है, देखिए ना, ये सन ऑफ द सॉइल्स हैं जी, इनको एग्जैक्ट पता है कि कौन कौन सा इलाका, कौन से लोग, कौन सा मार्जिनलाइज्ड हुए हैं और वो शामिल हो रहे हैं, और कौन से इजी प्रे है फॉर दी फॉरेन एप्लीकेशन जो साइकोलॉजिकल है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ये जो कल्चरल वायलेंस की बात की है, एक्चुअली जो सिक्योरिटी भी है किसी मुल्क की भी, अगर जब हेजमोनिक स्टेट किसी छोटे मुल्क को खाती है या उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन करती है, तो सबसे पहले ही वो कल्चरल इन्वेजन करती है जी। उसके बाद वो जाके इकोनॉमिक एंटेंगलमेंट करती हैं, और थर्ड पे वो जाके इफ रिक्वायर्ड मिलिट्री एनिलेशन करती हैं। तो ऑफ कोर्स कल्चरली आपको अभी देखें ना, बलूचिस्तान के कल्चर को जिस तरीके से मसख किया गया है जी, और इन टेररिस्ट ने जिस तरीके से खवातीन का वहां पे इस्तेमाल हुआ है, अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो भी डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स में कन्वर्ट हो गई, और आपने इसको एक्सप्लॉइट किया है जी। व्हाट हैपेंड इज कि जो बलोच का जो प्राइड है, या जो बलोच का या जो एक उस रीजन का जो प्राइड है, उसको आपने अंडरमाइन करने की कोशिश की है, और उनको ये बताया गया कि आप हिट हो रहे हैं, आपको अंडरमाइन किया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन। तो इसकी कल्चरल प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन। आपके पास जितने मर्जी न्यूक्लियर हो, जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, इफ यू आर कल्चरली नॉट प्रोटेक्टेड, तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो तब भी होगा जब हम बलूचिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के कल्चर को, इसकी हिफाजत करेंगे। और आई थिंक दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, और आई थिंक कि जब यहाँ के लोग, बलूचिस्तान का सलूशन बलूचिस्तान के अंदर से ही निकलेगा, लेकिन कहने का मकसद है कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि आपकी कंसिस्टेंसी ना हो, आप एक थोड़े अरसे के लिए एक वो चीजें करते रहे, तो वो फिर आगे हम बढ़ नहीं सकते। चलें हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगाज़ किया कि जी सरफराज भुगटी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी भी उनके हमरा मौजूद थे। बलूचिस्तान के इशूज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं, जो अभी पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जाना साहब, DG ISPR ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आज तक ज़बान ज़द आम है। इतने घंटे गुजरने के बाद भी लोग उसी पे बात किए चले जा रहे हैं। PTI के लोग खासतौर पे अपने गमो गुस्से का इजहार करें, क्योंकि कैटेगोरिकली अब मेरे ख्याल से स्टेट ने अपनी पोजीशन ली, रियासत ने भी कह दिया कि बस नो मोर, कि बहुत ज़्यादा रियासत के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, सिपा सलार के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, और मेरे ख्याल से बर्दाश्त की हद होती है, आपको लाइन खींचनी पड़ती है। और अब कैटेगोरिकली जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कि एक शख्स जो कि ज़हनी मरीज भी है, नार्सिसिस्ट भी है,
और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है, लेकिन उनके ये अल्फाज यूज करने की देर थी, इस्तेमाल करने की देर थी। तो सोशल मीडिया पे तो आपने देखा कि तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि किया जाएगा उस पार्टी की जानिब से। कैसे देख रहे हैं आप पूरे सिनेरियो को? और जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है, ज़हनी मरीज भी हो और साथ नार्सिसिस्ट भी हो कि खुद पसंदी का, नरगिसियत का शिकार हो, तो फिर ऐसे शख्स के साथ कैसे डील करेगी रियासत? देखिए डॉक्टर साहब, मैं किसी इंडिविजुअल को डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा जी। बात यह है कि देखता यह है कि जो भी ट्वीट जेल के अंदर से हुई और जिन हालात की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट स्टेट पे क्या है। पाकिस्तान आगे बढ़ा है या पाकिस्तान पीछे गया है? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई है या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कम हुई है? पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हुए हैं या वीक हुए हैं? पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हुए हैं या वीक हुए हैं? जो फोर्सेस ऑफ ऑर्डर हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, जमात इस्लामी, जमीयत, कोई भी हो, मैं एज अ पाकिस्तानी चाहूंगा कि फोर्सेस ऑफ ऑर्डर मजबूत हो। लेकिन ये फोर्स ऑफ ऑर्डर को ये भी सोचना होगा कि इनकी लीडरशिप को एक रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली तो ये वो कहते हैं खुदकुश हमला अपने ऊपर ही आप करते हैं और फिर बुरद इल्जाम आप दूसरों को लगाते हैं। इफ वी विल नॉट रिस्पेक्ट हमारे इदारों को और इदारे रिस्पेक्ट पॉलिटिशियंस को नहीं करेंगे तो एक्चुअली पाकिस्तान कमजोर हुआ है। इन सारी चीजों में पाकिस्तान बहुत कमजोर हुआ है जी। और ऑफ कोर्स एक बॉइलिंग पॉइंट तक आप ले गए, आप डिफरेंट ट्वीट्स करते रहे, मुख्तलिफ चीजें करते रहे, किसी के आप पास में भी एग्जांपल्स, कमर बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कभी कोई जानवर बन जाता तो कभी क्या कभी एक पेज पे होते थे। कहने का मकसद ये है कि एज अ पाकिस्तानी आई वुड लाइक टू सी अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ओनरशिप लेने की देखना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान की ओनरशिप लें, अपने ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करें। इसलिए तो ये जब हालात अंदर के पॉलिटिकल पोलर, जब तक पीस विद इन नहीं होगा डॉक्टर साहब, यू कांट अचीव पीस विदाउट। 100 फरारी छोड़ के 1000 फरारी आपके पास वेपन्स फेंकते रहे, लेकिन आपकी पोलराइजेशन की वजह से फिर हम वहीं। जना साहब एक सवाल है, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ जमाल। जना साहब एक सवाल ये है कि कुछ मानना था, जैसे कि पीटीआई के कुछ लोग मेरे प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की इसके बाद, तो जी DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं चाहिए थी, यानी रियासत अपना जवाब ना दे। आप सिपा सलार के हवाले से सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं, आपकी हमशीरा जो हैं वो बैठ के इंडियन चैनल को इंटरव्यू दें, मतलब अपनी किसी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जाता है, बड़ी बड़ी शख्सियात के हवाले से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, पिंक को रेड, रेड को मैरून करके दिखाया जाता है, इंडियन मीडिया को वो मंजन दिया जाता है, वो सारा दिन हमारे खिलाफ बेचते हैं अपनी स्क्रीन्स पर, किसी गलती का एहसास नहीं जी, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। फिर जब अगर आपको इदारे की तरफ से जवाब दिया जाता है तो जी इदारे ने जवाब क्यों दिया? देखिए, इदारा उसी वक्त जवाब देता है। हम इसमें 37 ईयर्स रहे हैं। इदारा उसी वक्त जवाब देता है कि जब वो पानी कहते हैं ना सर से गुजर जाता है, बर्दाश्त की बात खत्म हो जाती है, जब सर से गुजर जाता है तो वो जवाब देते हैं। दिस इज नॉट गुड। मैं इसको कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं समझ रहा। देखें, आपस की इंटेंगलमेंट से किसको फायदा हो रहा है? हाँ। जैसे मैंने पहले इंसर्जेंट्स और फाइट स्टेट की बात की, वो दोनों नुकसान, तो ये फायदा, तो फिर आपको शक होता है, बल्कि यकीन हो जाता है कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इदारों के पास 100% इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी चीज किधर से चली है, कहां से जा रही है। अच्छा, कुछ विटिंगली उसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ अनविटिंगली, उनको पता नहीं होता कि वो उसी कैंपेन का हिस्सा हो जाते हैं। इस हाइब्रिड वॉर का सबसे जो चैलेंजिंग चीज है वो यही है कि इसका जब नुकसान आपको हो चुका होता है, आप इसमें इंटेंगल हो चुके होते, तो आपको तब पता चलता है हम तो हाइब्रिड का शिकार हो गए जी। और देखिए, वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री। हिंदू जायनिज्म और ज्यूइश जायनिज्म की एप्लीकेशन पाकिस्तान पे हुई है। वी आर डिसअरेड स्टेट इन अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान को भी वो भी इम्प्लोजन की तरफ ले जाना चाहती है, पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ ले जाना चाहती है। तो आप उसको क्यों ब्रीडिंग ग्राउंड दे रहे हैं? लॉफेयर में, पॉलिटिक्स के और भी बड़े तरीके हैं। आप अपनी पॉपुलैरिटी का ये मतलब नहीं है पॉपुलरिज्म में कि आप स्टेट को वीक करें। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए, जब भी मैं तो कम से कम ये कहूंगा कि मेरे बारे में अगर कोई बात करता है तो उसके ऊपर कमेंट करने से पहले मैं अपना रिव्यू करूंगा जी। तो मुझे मजहब भी मेरा यही कहता है कि यार शायद मेरे में कोई गलती हो। तो 90% जो हमारी भी लोगों से बात होती है वो अंदर से टेंशन में, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान से वो बहुत प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स वो डिस्टर्ब है। बस पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं लोगों की, वो जो पॉपुलरिज्म के साथ जो वोट अटैच है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक चीज याद रखिएगा डॉक्टर साहब, नो इंडिविजुअल, नो पार्टी इज बिगर देन द स्टेट।
और अब ये नॉर्मल वो वाला स्टेट पास्ट वाली नहीं रही है कि जो अनफॉर्चुनेटली कंप्रोमाइज कर ली जाए। ये निब द इविल। अर्जना साहब, अभी आपने आगाज में कहा था, आपने कहा कि मैं किसी शख्स के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। जाहिर बात है अब उस शख्स के बारे में जब इदारा बात करेगा और कैटेगोरिकली बात की जा रही है, और मतलब पहली बार मैंने देखा कि बाकायदा उन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और यकीनी तौर पर इदारे ने बड़ा सोच समझ कर, वही बात के पानी जब सर से गुजर जाता है और फिर आपको जवाब देना पड़ता है, कितनी बार आप बर्दाश्त करेंगे। जहनी मरीज का लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, नार्सिसिस्ट का इस्तेमाल किया गया, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब बड़ा सोच समझ कर जारी बात है इदारे की राय सामने आई है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिर ऐसे लोगों के बारे में आपकी बतौर एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर क्या राय है कि जब ये कहा जाता है फौज बीमारी इदारे बीमारियां लेकिन एनडीओ में नहीं जाना, जो एनडीओ में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जाएगा वो गद्दार होगा। देखिए, इदारे हमेशा जी सबसर्विएंट रहता है पॉलिटिक्स के। अगर वो गद्दार होगा तो फिर कोर कमांडर पेशावर तो फिर इसका मतलब है इनकी राय में तजाद है ना। कहते ये है कि फौज हमारी, इदारे हमारे, तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इदारा नहीं है क्या? देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गए हैं तो फिर जो कोर कमांडर पेशावर मुबारकबाद देने गए थे चीफ मिनिस्टर को, अपने पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर को, तो फिर इसका मतलब चीफ मिनिस्टर भी गद्दार हैं जो उनसे मिल रहे थे। और ये वो देखिए पाकिस्तान वीक होगा जी। दिस इज ये स्पेशली वो लोग जो स्पॉयलर्स हैं और वो लोग जिनका पॉलिटिक्स से काम नहीं था, वो हमेशा लीडर्स के इर्द गिर्द भी ऐसा घेरा डाल देते हैं कि उसको माउफ कर देते हैं और उसी की ट्यून पे चलना चाहिए। जो भी पाकिस्तान की सियासत नहीं करेगा उसके साथ इदारा आज भी और 10 साल बाद भी यही करेगा। जो पाकिस्तान की सियासत करेगा इदारा आज भी और 10 साल बाद भी वही करेगा। वी आर इन द सीरियस वॉर डॉक्टर साहब। अभी देखे ना, जमाल साहब आपके पास बैठे हैं, इनको ले जाएं जरा बलोचिस्तान, वहां जाकर जरा 10 घंटे गुजारे, आपको पता चलेगा कि बलोचिस्तान में कितनी शोरिश है और हमें कैसे उस पे काबू लाना। अच्छा, फिर आप उस पर जब पोलराइजेशन होगी, जैसे मैंने कहा ना, जब तक पीस विद इन नहीं होगा यू कांट अचीव पीस विदाउट। तो पोलराइजेशन होगी तो आप किस तरफ जा रहे हैं? आर यू हेल्पिंग द स्टेट, आर यू नॉट हेल्पिंग द स्टेट? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आपको अपनी मैं को मारना होता है और उसका नुकसान पॉलिटिक्स भी उठा रही है ना, डेमोक्रेसी भी उठा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी हाँ। तो बाकी शोदा के खून से अगर आप खेलेंगे, उसको बदनाम करेंगे, तो कोई आपको अच्छे अल्फाज एग्जैक्टली। अच्छा जमाल, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, बलूचिस्तान के हवाले से जरा मैं बात करना चाहूंगी दोबारा कि जिस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में होती हैं, केपी के बलूचिस्तान दोनों बहुत ज़्यादा मुतासर इलाकों में शामिल हैं और वहाँ के लोगों की बेशुमार कुर्बानी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़े चैलेंजेस है वहाँ पे। हम आए दिन देखते हैं जी FC चेक पोस्टों पे भी हमले हो रहे होते हैं और वहाँ पे कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी अपनी जानों की। अब जिस तरह जो दहशतगर्द असला इस्तेमाल कर रहे हैं, वेपन्स जो अमरीका अपनी एक ऐसी जंग में छोड़ कर गया जो कि हारी हुई जंग थी, उन्होंने बाद में खुद बताया कि हमने इतने साल डेकेड्स और हमने साथ अपना पैसे का ज़िया किया। अब तो उनके अवाम भी पूछते नहीं कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लगता रहा जंगों में। तो अब वो जो वेपन्स छोड़ के चले गए, ट्रम्प साहब ने बारह कहा जी हम वेपन्स वापस लेंगे, लेकिन आज तक तो नहीं ले सके। वो वेपन्स हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में KPK में जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई और उसमें इस्तेमाल हो रहा है, अभी बलूचिस्तान में जो बड़े हमले हुए पीछे माजी में, उसमें भी वही वेपन्स इस्तेमाल हुए। अब आगे क्या आप देख रहे हैं, क्या आगे इनका क्या हल निकाला जाएगा? इदारे ने तो बड़ा अपनी पोजीशन मजीद स्ट्रॉन्ग तरीके से ले ली है, लेकिन कुछ हमारी जो सियासी पार्टियां, फिर मैं क्या नाम लूं, जो ऑपरेशन के भी खिलाफ हैं, जी ऑपरेशन तो किया नहीं जाना चाहिए, बातचीत की जानी चाहिए, कितनी बात कर सकते हैं दहशतगर्दों के साथ? देखिए जी, सबसे पहले हमें ये वाज़ेह करना होगा कि एक पर्सपेक्टिव हमने बिल्डअप किया है बलूचिस्तान के बारे में कि वो जी बलूचिस्तान में फुल स्केल ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में फुल स्केल ऑपरेशन ना ही कभी हुआ है और ना ही हम चाहते हैं कि उस हद तक बात पहुंचे। इंटेलिजेंस बेस्ड उतना तो जरूरी होता है ना ऑपरेशन। कुछ लोग तो कहते हैं ऑपरेशन होना ही नहीं चाहिए ना। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मुज़ाकरात आप करें। एग्जैक्टली। आगे वाला कहता है कि मुज़ाकरात भी नहीं कह रहा, और कहता है कि मैं आपके मुल्क को तोड़ूंगा, केक की तरह काटूंगा, और आप कहते हैं कि हम उसके साथ मुज़ाकरात करें। एग्जैक्टली। तो दिस हैज कैसे करें? एग्जैक्टली। तो हमें चाहिए कि हम ये जो ग्रे लाइन है इसे ख़त्म करें। दहशतगर्द को दहशतगर्द ही हमें तस्लीम करना होगा, और ये जंग टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट्स के मोटिव्स होते हैं। सर मुझसे ज़्यादा जानते हैं जनरल साहब, लेकिन इंसर्जेंट्स के मोटिव्स होते हैं, टेररिस्ट का कोई मोटिव नहीं होता। उसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि वो अमन को सबताज करे। और हमने 12 कहा है, आपने अभी असलों की बात की, हमने 12 कहा है कि इनको एक्सटर्नल फंडिंग होती है। इनके पास 30-30, 40-40 लाख के इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स किधर से आते हैं? इनके पास RPGs कहाँ से आते हैं? इनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स कहाँ से आते हैं? इनके पास वॉकी टॉकीज, एक इनके जो एग्जिट प्लान्स है, ये कहाँ से आते हैं? इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है इनको? तो ये पाकिस्तान और एक मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, मुझे याद है मैंने कुछ अर्सा पहले एक साहब का इंटरव्यू किया था, कौमी धारे में वो शामिल हुए थे जब, तो
मैं बड़ी हैरान हुई थी सुन के कि इनको इतना ज़्यादा जब स्पॉन्सर किया जाता है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा था रियासत के खिलाफ, तो इनमें जो इनकी फैमिलीज होती पीछे, उनके पास पैसे नहीं होते, वो बड़ी सफ़र कर रही होती हैं। बिल्कुल जी, जो कल रात जो सरेंडर हुए हैं 2 दिन पहले, हाँ। जो फुट सोल्जर सरेंडर हुए, और ये जो इनको फंडिंग मिलती है, इनके आकाए ले जाते हैं। एग्जैक्टली। जो वॉर बेनिफिशरीज हैं, वो यानी तो इनको स्वीडन सिर्फ में इस्तेमाल बैठे किया हैं। जा रहा था, इनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे होते, और मतलब आज इतने बुरे का तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा रहा होता है रियासत के खिलाफ। और अभी बलोच समझ गया कि ये ला हासिल जंग है, पैसे भी उनका तक नहीं पहुंच रहे, उनके आकाओं को जा रहे हैं जो स्वीडन में और स्विट्जरलैंड में बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पीने का पानी तक नहीं है, खाने का खाना तक नहीं है, और ये लड़ेंगे जी। तो लिहाजा हमें समझना होगा कि दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, सो वी हैव टू डील इट लाइक दैट। जनरल साहब, आपका लास्ट कमेंट, लास्ट 30 सेकेंड्स। कि देखिए, मैं सिर्फ ये कमेंट करना चाहूंगा कि बलूचिस्तान इज अ सेंसिटिव इशू। बलूचिस्तान का एक होलसम इसका अप्रोच चाहिए और कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। उसको पॉलिटिकल पोलराइजेशन फ्री होना चाहिए, उसकी सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट उसको मॉडल के तौर पे तैयार करें, ताकि ये जो लोग हैं ना, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो महसूस करें स्टेट को। आपने कहा ना स्टेट एक मां की तरह, वो महसूस करें। एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू ओन दिस वॉर, कर रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड थिंग। सिनर्जी के साथ हमने आगे बढ़ना होगा, और जब ये अचीव आपने तब भी टारगेट अचीव कर सकते हैं जब पॉलिटिक्स इसको लीड करके अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचाएगी। मिलिट्री हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इट इज नॉट अ बिग थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन उनको सुकून उसी वक्त मिलेगा, उनकी रूह को सुकून उस वक्त मिलेगा जब हम नेशनल विक्ट्री को अचीव कर लेंगे। डुएबल है, ये नहीं है कि डुएबल नहीं है, बट उसके लिए जो एफर्ट शुरू की गई है, आई थिंक इसके आगे बढ़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक इवेंट हो जाए फिर हम रुक जाएं, फिर हम आगे ना बढ़ सकें। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू बी देयर एंड वी विल बी देयर इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। के साथ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी और मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए काफ़ी घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक PTI की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। वैसे एक्सपेक्टेड था, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे किस तरह का रिएक्शन आएगा, लेकिन सर कुछ लोगों का तो वहाँ तक मानना है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? रियासत आखिर कब तक बर्दाश्त करती? एक दिन तो उन्होंने फिर लकीर खींचनी थी, जवाब देना था खुल के। देखे इसके ऊपर हमेशा जब भी कोई बात होती है ना, उसके दोनों पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जो लोग समझते हैं कि फौज को बतौर दारा नहीं आना चाहिए था और हुकूमत पाकिस्तान करती, जैसे 2 वज़रा आदम नज़ीर तारड़ और अता तारड़ ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो यकीन दहानी करके डॉक्टर उज़्मा इमरान खान की हमशीरा मिलने गई थी, या तो कह दें कि हमने किसी को यकीन दहानी नहीं कराई थी, बात दुरुस्त हो जाएगी कि हम तो गए थे, हमें मेरिट पे हमने अपने प्रेशर से मुलाकात की थी, तो ऐसा तो नहीं था। मुलाकात तो इस गारंटी पे हुई थी कि आप सियासी बयानियां नहीं बनाएंगे। आपको आदम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जब कोट लखपत में मियां साहब को दूसरी सजा में वहां रखा गया था, तो 4 हफ्ते में एक दफा मिलने देते थे और 1 घंटे के लिए, और इस यकीन दहानी पे, हमसे अंडरटेकिंग पे कि हम बाहर जाके सियासत नहीं करेंगे। वो ख्वाजा आसिफ को जाके मैसेजेस पार्लिमानी सियासत के लिए देते थे, वकीलों के तौर पे ज़ाहिर है ये मिलते थे और करते थे। तो कल अगर वो डॉक्टर उज़्मा ये काम ना करती तो ठीक था। पर परसों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मेरे साथ ही बैठी हुई थी वहीं पे, तो फिर जब हम आए तो लोगों ने कहा कि हो सकता है इमरान खान ने ये बात ना की हो, तो मैं कह रहा था बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने ये कई दफा चेक किया कि बड़ी सख्त गुफ्तगू को इमरान खान ने पहली दफा नहीं की थी। ये जो आपका सवाल जुड़ा हुआ था ना, मैं वहां पे आ रहा हूँ स्टार्ट से, जो आपका सवाल था कि ये कितनी दफा की बात उन्होंने यकीन दहानी बहुत पक्की लेके गई थी कि ऐसी बात नहीं होगी, उससे ज्यादा हुई, तो लोगों ने कहा नहीं उसने नहीं कहा होगा। तो उनके हमशीरान ने कल कहा कि इससे ज्यादा सख्त बात की थी, हमने तो बहुत माइल्ड करके दी है जो ट्वीट पे आई है। तो वो बयान तो इमरान खान का ही था। अच्छा, अब इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि डीजी क्यों आए बराह रास्त। देखिए, आप मुसलसल बराह रास्त फौज को तनकीद का निशाना बनाते हैं, हुकूमत के वज़रा उसका जवाब भी देते हैं और मुसलसल देते हैं। ये भी नहीं है कि आप कह दें कि जी उनकी तरफ से जवाब नहीं आता, फौरन आता था जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है। लेकिन अब वो एक होता है ना कि सब्र का पैमाना, कहाँ तक आप जाएंगे, कब तक आप यकीन दहानियों पे कि अगली दफा नहीं करेंगे जी, अगली दफा नहीं करेंगे जी, हम यकीन दहानी कराते हैं। तो आखिरी भी आपने जिस एश्योरेंस पे मुलाकात करवाई, आप उसकी गारंटी नहीं कर सके पूरी, आप वही बात कर रहे हैं बल्कि पहले से ज्यादा सख्ती से करते हैं। तो फिर जवाब आया तो थोड़ा सा बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने तो एक तरतीब दिखाई, आप वहां मौजूद थी, कि ट्वीट होता है, उसके बाद किस तरीके से इंडियन रा के हैंडलर्स
अकाउंट आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, यहाँ से लोकल वही लोग लेके चलते हैं। अब आप देख लें कि क्या हुआ। हमारी एक जर्नलिस्ट ने परसों DGISPR के बयान को चीफ मिनिस्टर KP के ऊपर वो एक जानवर से तशबीह देके किया और लोगों ने लिखा कि अब देखना क्या होगा, और वो टोटल PTI का बयानिया वही बन गया कि आपने गाली दी है, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। हम वहां मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर के ऊपर पहला अच्छा राना साहब, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी माजरत के साथ। मैं जरा यहीं से बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। ये आपने बड़ा अच्छी एक बात कर दी कि मेरे साथ प्रोग्राम में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन ही नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे और बिल्कुल हम इकट्ठे बैठे हुए थे साथ साथ। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KP को हरगिज ऐसा लफ्ज नहीं बोला था, लेकिन PTI खुद से बात साबित करने पर तुली हुई है। शफीउल्लाह जान साहब ने जो ट्वीट किया उसमें वो एडिट करके वो फिक्रा उसके साथ जोड़ा गया। मैंने एक्चुअल जवाब साथ लगाया उनके जवाब पे कि आपका राइट है, आप जो मर्जी कहें, आपका राइट है, लेकिन DGISPR ने चीफ मिनिस्टर को कोई बात या पख्तून कौम को कोई बात ऐसी नहीं की। देखे ना, एक बात से बात बना के अगर आप खुद लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और सर पे सवार करना चाह रहे हैं तो DGISPR ने ऐसी कोई बात नहीं की। और उन्होंने तब भी मुहावरतन वो बात की थी, मुझे एग्जैक्टली याद है, लेकिन इन्होंने इस बात को कनेक्ट कर दिया कि उस सवाल के साथ कि उन्होंने उनके बारे में बात की थी। PTI ने एक प्रोपेगेंडा चलाया। अभी आप एक हमारी फीमेल जर्नलिस्ट को भी कोट कर रहे थे, आपने नाम नहीं लिया, आपने बड़ा अच्छा ये एक बड़ेपन का मुजाहिरा किया एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन देखिए ना, फिर इसी तरह हमारी सहाफ़ी बरादरी में से भी कुछ लोग पिंक को रेड, रेड को मैरून करके लोगों को खबर देते हैं जाके, जो कि सहाफ़ी का काम हरगिज़ नहीं होता कि बातों को मैनिपुलेट करके आवाम में उस गम गुस्से को बढ़ाया जाए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बात करनी चाहिए। जी जी, हमें मैंने खुद सवाल किया, मुझ पे बड़ी तनकीद हुई। देखे ना, मैं अगर सवाल करता हूं तो तनकीद करने वालों का राइट है ना कि वो तनकीद करें। हाँ, गाली देंगे, हम तो यही कर सकते हैं ना कि हम अगर देख लें उसको ब्लॉक कर दें, उसका जवाब नहीं दिया जा सकता, हम उस लेवल पे नहीं उतर सकते। बिल्कुल तनकीद करना, इख्तिलाफ राय करना मेरा भी हक है तो दूसरे का भी राइट है। राना साहब, आपका सवाल तो बड़ा अच्छा था, बड़ा एक प्रॉपर सवाल था। आजकल के सिनेरियो में सवाल की जवाब की बड़ी जरूरत भी थी कि आगे आखिर इनके साथ फिर आगे क्या किया जाएगा, क्योंकि बाहर बैठ के ये लोग अकाउंट्स भी चलाते हैं, एक ज़हन साजी भी करते हैं। 5th जनरेशन वॉर यही है ना कि वहां बैठ के YouTube अकाउंट्स चलाते हैं। यहाँ के माजी के सियासतदान शहजाद अकबर साहब, शहबाज गिल साहब, जिनको अब कोई काम नहीं तो वहां बैठ के यूट्यूबर बन गए, सहाफ़ी बनने की भी नाकाम कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब के जरिए बाकायदा बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, एक झूठा बयानिया बेचने की कोशिश करते हैं। और नो डाउट DGISPR साहब ने कहा कि हर बंदा आपका बयानिया नहीं खरीदता, लेकिन कुछ लोग खरीद लेते हैं। तो ये तमाम लोगों को तो कन्विंस नहीं कर सकते, कुछ लोगों की राय को कन्विंस कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आगे फिर क्या किया जाएगा, क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? अब आपके सवाल में मेरे समझने की उस पर इन्होंने क्यों तनकीद की PTI वालों ने? देखिए, मैंने DGISPR से ये कहा और जिसके जवाब में उन्होंने स्टार्ट में, और आपने वो मोहसिन नकवी साहब को भी कोट किया, तो मुझे आपका सवाल याद है। जी जी, नेशनल मीडिया की तारीफ की बुनियाद महसूस के हवाले से, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका पर्दा भी रखना चाह रहा था। ठीक है, मैंने उनको सवाल किया था कि जो इंडियन प्रोपेगेंडा है, अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है, हमारे यहाँ नेशनल मीडिया पे बैठ के शाम को उसी नैरेटिव को बेचा जाता है और वो कहेंगे होते तुम कौन हो। मैंने उनको मुखातिब किया था कि जो इंडिया और उससे रिलेटेड बात करते हैं तो उनके ऊपर तो आपका चेक नहीं है, आप दुनिया भर में जा रहे हैं दौड़ते हुए, तो यहाँ पे चेक करें। यहाँ जो आजादी इज़हार राय के नाम पे एक स्यापा डाला जाता है, सारे के सारे बोलते हैं, सारे के सारे बोलते हैं। अच्छा, बिल्कुल एंकर ऑफ एयर हुए हैं, एंकर पिछले इमरान खान के दौर में भी ऑफ एयर रहे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। इशू ये है कि ये मसला हल कैसे होगा? क्या एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी से हल होगा या मुकालमे से होगा, बर्दाश्त से होगा, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने से होगा? वो तो हमारे यहाँ खत्म हो गया, नापैद हो चुकी भी है कि नहीं तुम मेरे साथ हो तो ठीक है, तुम मेरे खिलाफ हो तो तुम ठीक नहीं हो, गालियां दिलवाएंगे हम। तो भाई फिर दे, जो आपका माफी ज़मीर समझता है कि गालियां दे के आपका पेट भरता तो जरूर दीजिए। अच्छा राना साहब, थोड़ा सा जरा ये भी बताइए कि मुझे याद है जब आप लोगों ने सहाफ़त शुरू की थी, हम लोग तो आप लोगों से बहुत जूनियर हैं, तो उस टाइम पे सीनियर्स का बड़ा लिहाज किया जाता था कि सीनियर के साथ बदतमीजी नहीं की जाती थी, आप उनकी खबर से इख्तिलाफ भी कर सकते थे लेकिन बड़े ग्रेसफुल वे में। अब तो सीनियर जूनियर का भी कोई लिहाज नहीं रह गया। नहीं जी, अब तो ये है कि मेरे पास चूंकि हथियार है सोशल मीडिया का, ये कैमरा है, मोबाइल है, और मैं जो चाहूं कहूं, तो लिहाजा वो आप रिवायती सहाफत को तो भूल जाएं। ना वो डेकोरम रहा है, ना आपको और मुझे ये तवक्को रखनी चाहिए। हर बंदे का राइट बराबर है, जो मैं अभी भी कह रहा हूं, चाहे वो जूनियर है या सीनियर है, इख्तिलाफ राय उसका हक है, बस गाली न दें, बदतमीजी ना करें, तहजीब के दायरे में रह के भरपूर इख्तिलाफ करें, इख्तिलाफ राय करें, ये राइट है। और यही साफत होती है ना कि मैं जिसको दुरुस्त समझता हूं, हो सकता है दूसरा इस बात को दुरुस्त ना समझे, तो मुझे उसको भी स्पेस देनी चाहिए। लेकिन मुल्क तो सबसे पहले है ना, मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूं कि हम कभी भी किसी दुश्मन मुल्क के एजेंडे को नेशनल मीडियम पे बैठ के सियासी नैरेटिव में तब्दील ना करें। अच्छा राना साहब, एक और चीज़, मेरे प्रोग्राम में कल भी PTI से जो गेस्ट मौजूद थे, परसों भी नईम हैदर पंजोता, तो मैंने एक ही सवाल पूछा था। मैंने कहा आप लोग पहले कहते थे कि हमें एक शख्स से मसला है,
पूरे इदारे से मसला नहीं है। फिर साथ ही इमरान खान साहब का एक बयान बार बार ये लोग कोट करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, टॉक शोज में बैठ के, कि जी फौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। खान साहब ये बात कहते हैं। फिर ये मुनाफिकत का आप लेवल देखें कि खान साहब एक तरफ अगर कहते हैं फौज भी हमारी, इदारे भी हमारे, फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी क्या इनका इदारा नहीं है? वहां पे जाने वाले को खान साहब कहते हैं जो वहां पे चला गया वो तो गद्दार हो गया मेरे लिए। ये तो फिर दोहरा मयार हो गया ना। चलें जी, इस बात को तो छोड़ दें। उमर अयूब अपोजिशन लीडर थे, वो कह रहे थे कि इन्होंने तो यूक्रेन को तोपों के गोले बेच दिए। अलीमा खान साहिबा कह रही थी ये तो मोदी से मिले हुए हैं। तो ये जंग जब हमने जीती, हमारी फौज ने, अवाम ने मिलकर जीती, हुकूमत ने मिलकर जीती, तो जब ये हार गए इंडियंस, तो इन्होंने फौरन कहा कि हम तो सोशल मीडिया पे आपके साथ थे। वो सारे के सारे वो जो क्लेम कर रहे थे, इन्हीं उमर अयूब और अलीमा खान के बयान को लेके चढ़ा रहे थे। बड़ा तरीका है ना आजकल के, दूसरे के नाम से कर दिया काम, वही वारदात डाल दी। ये बड़े लोग कर रहे हैं खामोशी के साथ। तो वो सारे के सारे आगे नहीं हम तो आपके साथ थे, हम तो आपके साथ थे। तो कौन सा सबके पता है ना कि कौन सा छुपा हुआ और कौन सा बैठा हुआ है, कौन सा। तो राणा साहब आपके सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल, आपके सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि अभी भी जब इनसे सवाल पूछते हैं ना कि जी इनकी हमशीरा ने जो इंटरव्यू दिया इंडियन चैनल को, तो इंडियन चैनल से क्या मदद मांगने गए थे? फिर कर दी मदद उन्होंने आपकी? उन्होंने फिर उस बयान को किस तरह ढोल की तरह पीट पीट के अपनी हेडलाइंस में, अपनी अखबारों में कहां नहीं बेचा, पूरा पूरा दिन टीवी चैनल्स में बेचा। तो ये आगे से एग्जाम्पल क्या देते हैं? नवाज शरीफ साहब का पुराना दौर याद करवाना शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब का मोदी साहब के साथ कितना अच्छा ताल्लुक था, वो जब यहां पर आए थे, शादी में शिरकत की, उसको याद करवाना शुरू कर देते हैं। यानी अपनी गलती नहीं माननी कि अगर मैं कह रही हूँ राणा साहब आप यहाँ पे गलत है, तो आपके फिजा तुमने फलां वक्त में क्या किया था, यानी अपनी गलती तो मानते नहीं है। फिर वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने किया था, उसको जस्टिफाई करें नवाज शरीफ साहब। नहीं, ये दोनों तरफ से बात हो सकती है कि उन लोगों ने भी इंटरव्यूज दिए, तो अगर आप उसको गलत कह रहे हैं तो आप देखिए ना, अगर आप उस चीज को गलत मानते हैं, फिर उस गलती को, अपनी गलती को आप करके सीधा तो नहीं साबित कर सकते। जब मैं ये कहता हूं कि 2018 में धांधली हुई थी और आप कहते हैं 2024 में हुई, तो मैं कहता हूं 18 में ठप्पे अंदर लगे थे, 24 में बाहर लग गए, तो बैठ के बात कर लेना। फिर ये कैसे हो सकता है कि आप ये कहें कि नहीं हमारे लिए शफाफ थे, आपके लिए गलत हुए हैं, इस दफा हमें हराया गया, पिछली दफा हमें जिताया गया था, तो नहीं। हाँ, आप बात करें कि जी हर दफा बारूद ज्यादा डल जाता है, आप बात कर ले। आप गवर्नमेंट को भी लाएं डिफेंसिव पोजीशन पे कि हम पार्लियामेंट में बैठ के कमेटियों पे रोजाना की बुनियाद पे बात करेंगे। आप कहते नहीं हम तो दबाव में लाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को, जो कि नहीं आ रही आपसे, तो बस फिर आप देख लें, मुकाबला करना कर लें। चलिए राणा साहब, मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। आपके ख्याल में बागे पीटीआई के साथ होगा क्या? क्योंकि हमने देखा कि डीजी ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो जितने वुज़रा हैं हुकूमत की तरफ से भी सख्त बयानात आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब मजीद कोई माहौल इनके लिए खराब होने जा रहा है फ्यूचर में, मुस्तबिल करीब में? देखें मैं इसमें पेशगोई नहीं करता, हालात तो इनके लिए बिल्कुल साजगार नहीं है, मुश्किल है। लेकिन अगर पीटीआई की जो सियासी लीडरशिप है, जिन्हें इमरान खान साहब ने जीरो किया है, पॉलिटिकल कमेटी को खत्म करके और सलमान अकरम राजा के हवाले पार्टी की है, जैसे असद कैसर हैं, बैरिस्टर गौर हैं, इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। इन लोगों ने मिल के जब इनकी हमशीरा को मुलाकात के लिए टाइम लेके दिया, जबकि स्पीकर पहले इन्हें कह रहे थे, इन्हें चाहिए ये गारंटी दें कि हम जाएंगे और खान के साथ पॉलिटिकल बात करेंगे कि माहौल क्या बना हुआ है बाहर, आपको पता नहीं है, पूरे की पूरी चीजें जाके उनको दें, उनको समझाएं, और बाहर आके ये जो गारंटी बतौर वकील वो देके जाते थे ये आदम नजीर तारड़ वगैरह के, बाहर आके हम बयान नहीं देंगे, ना दें, अपनी पार्टी की लीडरशिप से सीरियसली बात करें, दोबारा रास्ता लें, मिलेगा इन्हें। अगर पहली यकीन दहानी कामयाब हो गई फिर ही रास्ता बनेगा। मैं नहीं जाना चाह रहा जो आप पूछ रही हैं, मैं जाना चाह रहा हूँ कि इन्हें सियासी रास्ता लेना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब आपकी कीमती। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम चैनल। जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने